आत्मनिर्भर बने, अच्छी चीज है। लेकिन मैं एक फिर बात, थोड़ी सी विचित्र बात लेके आता हूं फखरुल हसन। पार्टी का मसला नहीं, कोई भी सरकार में हो सकता है। मसला ये कि मान लीजिए कभी हम सारा देश आत्मनिर्भर बन गया, मेरी बात समझिए गंभीरता से, तब जवाब दीजिए। सारा देश आत्मनिर्भर बन गया, ठीक, सरकार पर निर्भर कोई नहीं रहा, यानी सरकारी नौकरी में एक जिले में 2-2 4-4 लोग बचे, मान लो ऐसी कोई स्थिति आ जाए, विद्वानों की कमी नहीं इस देश में, ठीक, क्या योजना ले आए? और उसके बाद कोरोना जैसी कोई दूसरी आपदा आ गई कभी, क्या, क्योंकि देश तो आत्मनिर्भर हो गया, लॉकडाउन लगा तो आत्मनिर्भर तो घर में हो गए सब बंद, दवा कौन लाएगा, आटा कौन देगा लाके, खाना पका हुआ और कच्चा डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, प्राइवेट वाला तो मिलेगा नहीं, वो तो खुद ही आत्मनिर्भर हो गया। अब नेता जन्म से आत्मनिर्भर है, वो तो ऐसे संकट के समय गायब भी हो जाता है, तब क्या होगा, मैं समझना चाह रहा हूं फखरुल हसन साहब। देखिए अमिताभ जी, आत्मनिर्भर भारत का, तो ये आत्मनिर्भर भारत कैसा करना चाहते, ये ऐसा करना चाहते हैं कि अगर हॉस्पिटल में इनको 200 लोगों की मैन पावर की जरूरत है तो ये एक एजेंसी हायर कर लें, और एजेंसी हायर करने के बाद कहते जी रखना नहीं चाहते, हम रखना नहीं चाहते, सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते, आप प्राइवेट तरीके से आइए, एक एजेंसी से हमने अग्रीमेंट किया हुआ है, उनके नियम कानून है, उनको आप फॉलो कीजिए, हमें तो मैन पावर चाहिए, हमें मिल गया। तो आने वाले समय में जो रोजगार की बात है, भारतीय जनता, आपने कहा कि पार्टी का विषय नहीं, ये पार्टी का ही विषय है। जब पार्टी का विषय नहीं होता तो आज हम लोग उस मुद्दे थोड़ी उठा रहे होते कि ये रेल बेच दे रहे हैं, ट्रेन बेचे दे रहे हैं, प्लेन बेचे दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे दे रहे हैं। ये मुद्दा इसीलिए तो उठा रहे हैं कि ये जितने भी विभाग है सब जगह ये प्राइवेट कर देना चाहते हैं। जब प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी सरकारी बचेगी नहीं, सरकारी नौकरी बचेगी नहीं तो इनके लिए मुद्दा यही रहेगा कि आइए प्राइवेट है, हमने एक एजेंसी हायर कर ली है और एजेंसी से हमने मैन पावर मांगा है, नौजवान आ जाए, 6,000 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए पे नौकरी करे और घर चले जाए। हाँ, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय की बात आएगी तो भारत सरकार कहेगी कि नहीं, अब तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ गई है, लेकिन नौकरी वो 6,000, 8,000 और 10,000 के नौजवान करेगा। आर्मी में भर्ती होगी तो आर्मी में जो भर्ती की बात आएगी तो वो संविदा जैसी नौकरी होगी, आर्मी में पेंशन नहीं मिलेगी नौजवानों को। नौजवान आप वो आर्मी से निकलने के बाद आए फिर से वो रोजगार ढूंढे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही नीतियां हैं कि आज नौजवान सड़क पे घूम रहा है और नौकरी आज मिल नहीं रही है। 45 साल से ज्यादा। बताइए, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी हैं, क्या वो अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे क्या, या मोदी जी अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे क्या? आप ऐसी बातें कीजिए जो जिसका जस्टिफिकेशन हो। अविवाहित है, अगर आप अविवाहित है और परिवार नहीं कर सकते ना। आप ये बताइए कि ऐसी बातें, ये खाली एक परिवार का विकास की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के विकास की बात हम लोग कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाई, ऐसे लोगों को एलिगेशन लगाइए आप। नहीं, आप मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए ना। अगर उन्होंने शादी नहीं की, उनका परिवार नहीं है तो ये समाजवादी पार्टी की गलती नहीं है साहब। तो जिस ईमानदारी से वो लोग काम करते हैं, नहीं, ये जो परिवार वाले वो बेईमान है क्या? जो परिवार वाले बेईमान है क्या? नहीं, हिंदुस्तान में जो लोग शादी करते हैं जिनका परिवार में बेईमान है क्या? नहीं, जो लोग शादी करते हैं जिनका परिवार में बेईमान है क्या? नहीं, बेईमान है क्या जिनका परिवार है? जिनका परिवार में बेईमान है, आपका परिवार है, आपने शादी की, आप बेईमान है क्या? आप बेईमान है? आप जो बात कह रहे हैं, मैं नहीं, आप बताइए, आप बेईमान है? आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आप भ्रष्टाचारी है क्या? आप भ्रष्टाचारी है, बेईमान है क्या? आपका परिवार है, आप भ्रष्टाचारी बेईमान है क्या? पर आपको तारीफ भी करनी चाहिए। अगर कोई गलत काम है तो बुराई करो, कोई अच्छा काम है तो तारीफ करो। आप बताओ, अब आप देखिए कि इस इन्वेस्टर समिट में नितिन गडकरी जी ने नेताजी की तारीफ की ना, बोला नहीं की कोई बीजेपी का आदमी। इन्वेस्टर समिट कहाँ से लिया है बीच में? अब इन्वेस्टर समिट लिया है, हम नौजवान रोजगार की बात करें, इन्वेस्टर समिट लिया है। अब मैं इन्वेस्टर समिट पे सवाल कर लूँ आपसे, जवाब दे पाओगे? इन्वेस्टर समिट पे सवाल कर लूँ, जवाब दे पाओगे? मैं तैयार हूँ, इन्वेस्टर समिट पे ही बात कर लेते हैं।
दे पाओगे जवाब? मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सवाल, जवाब दे पाओगे आप? यहाँ पर हम यहाँ तो बताइए कौन सी कंपनी ठीक, एक मिनट रुकिए, मैं प्रशांत पाठक, फखरुल हसन, एक मिनट रुकिए, मनोज जी रुकिए, मैं प्रशांत पाठक के पास चलूंगा। प्रशांत पाठक, ये लोग मुद्दे को सर फिर से खा जाएंगे। रुकिए भाई, इन्वेस्टर समिट, अरे रुकिए भाई अशफाकन, इन्वेस्टर समिट कराने के लिए भी सरकारी तंत्र चाहिए, ठीक जी, मसला ये है। और मैंने जो शुरुआत में एक आंकड़ा रखा था, सारी कहानी एक तरफ, ठीक, उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 से 3 करोड़ बच्चा 1ली से 5वीं तक सरकारी स्कूल में इनरोल्ड है। क्या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो 5 तारा स्कूलों में नहीं जा सकता, ठीक, और उसको शिक्षा मिले इसी के लिए हम टैक्स दे रहे। फिर समस्या क्या है भाई? प्रदेश देश व्यवस्था चलाने के लिए तो तंत्र चाहिए ना सरकारी। फिर ये अचानक से इस सरकारी तंत्र से चिढ़ जैसे भाव क्यों आ गया? फिर कल को आदमी कहेगा भाई सांसद विधायक भी आउटसोर्सिंग पे ले आओ, काय को चुनाव कराओ, हजारों करोड़ खर्च करो, मुकदमेबाजी हो, लट्ठम लट्ठा हो, गोली चलती है सर। नहीं पाठक जी, फिर आप सब लोग भी छुट्टी पे जाओ। जब पूरे ही आत्मनिर्भर बनना है देश, तो ये झंझट भी खत्म करें। नहीं, किसी अच्छी एजेंसी को चुन के बता दें कि भाई यूपी में तुमको 403 लागने, 5.5-6 फुट के बिल्कुल गोरे चिट्टे बढ़िया लाख बैठाओ जवान। पाठक जी, ये नहीं चल सकता कि आप लोग अपनी सत्ता पूरी रखोगे जैसी 1947 में थी और बाकी सबसे कहोगे कि बेटा आत्मनिर्भर हो जाओ। पाठक जी, मैं तो वही कह रहा हूं ना सर कि नौकरशाही और अफसरशाही जो आपकी हाँ में हाँ मिला है उसको बढ़ावा देना, और बाकी जो रोजगार जो युवा जो नौजवान मांगे उसको आप ये कह के टाल देना कि इसमें जाओगे तो भ्रष्टाचारी बन जाओगे। मतलब कहने का मतलब कि जो पहले से भ्रष्टाचार कर रहा, जो मलाई खा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो आपके हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन जो मांग रहा है, जो नया लड़का जो मतलब एक यंग ब्लड है, वो अगर आना चाह रहा है तो उसको यह कह के टाल दो कि भैया नहीं, आप जो है तो ऐसा करोगे तो मतलब आप भ्रष्टाचारी हो गए। मैंने एक तरह से ये क्रोनोलॉजी देखिए, मलाई पचने वाली किस प्रकार का क्रोनोलॉजी काम कर रहा जी, है। मलाई पचाने के लिए एक मिनट मेरे भाई, नहीं पाठक जी, पंडित जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं समझ गया हूँ। नहीं मेरे भाई, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको भाई बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने देखा कि वर्सेज यहाँ पे आ गया था, आपने बीच में कमेंट किया। आप जब बोल रहे थे तो मैंने आपके बीच में बोलने का काम नहीं किया। आप कृपया मेरी बात सुनिए। नहीं, आप कृपया मेरी बात सुनिए। नहीं, आपने जो अभी सुनिए, आप मुद्दे को भटकाने का काम ना करें, आप मुद्दे को भटकाने का काम ना करें। ये नौकरी और किम का मुद्दा, मलाई का मुद्दा ना लाए, फिर आप 60 साल का मुद्दा ले आएंगे तो फिर हम जो है अंबानी अडानी चौकीदार का, तो फिर ये मुद्दा फिर भटक जाएगा। फिर आप मुद्दा को मत भटकाइए, आप शांत रहिए। आपके बीच नहीं, आपके, अरे भैया मलाई तो बिल्ली के, आप बिल्ली थोड़ी है जो आपको मतलब उसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप बिल्ली नहीं है। आप मलाई की बात किया हूं तो आप शांति से रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। मैं बोला हूं कि जो रोजगार युवा मांग रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। और उनको यह करके टाल देना कि आप जो है तो भ्रष्टाचारी बन जाओगे, और मतलब जो है तो सरकारी नौकरी करने वाला हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है। कहीं ना कहीं जो लाखों करोड़ों लाखों जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो इसलिए आपको इस चीज से बचना चाहिए, ठीक है ना। और बीच में बोलने सर मैं आपको कहना चाहूंगा, नहीं पाठक जी सुनिए, आपका समय नहीं है बोलने का, नहीं आपका समय बोलने का नहीं है। मेरा टर्न है, मेरे भाई मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। आपको जब वो बोलेंगे सर बोलने के लिए तब आप बोलिएगा, ठीक है ना। आपको बीच में कूदना नहीं, आपको बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। आप शांत रहिए, वो बोलेंगे आपको बोलने के लिए तब बोलिएगा, आप बीच में मत कूदिए, ठीक है। उनको बोलने दीजिए, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया है। अब देखा कि बीजेपी और यहाँ हो गया था, आपने बीच में लिख दिया कि हमारे आला कमान देख रहे होंगे तो लगेगा कि हमारे कुछ मार्क्स बढ़ा देंगे, ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। हमको मेरी बात बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात बोलिएगा। हाँ, मार्क्स के लिए मत यहाँ पर कूदिए, ठीक है सर। आप बहुत आदरणीय है, मेरे भाई हैं। हाँ पंडित जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सभी हमारे भाई हैं, और जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है तो बिल्कुल गलत है। हमें चाहिए कि हम लोग सब मिल करके युवाओं को रोजगार कैसे मिले इस पर फोकस करें, क्योंकि भैया आपके भी घर में, पंडित जी आप भी बीजेपी से हैं, आपके भी घर में कोई नौजवान होगा, आपका भतीजा होगा, आपका भांजा होगा, कोई ना कोई होगा, ऐसी बात नहीं है।
तो भैया उसको भी रोजगार मिले। हम तो उसकी भी रोजगार की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हमारे लोगों को, आपके भी घर का होगा तो उनको भी रोजगार मिले, सबको मिले रोजगार। भैया रोजगार क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलना चाहिए, और सबका हक है, आपका भी हक है, आपके भी बच्चों का हक है। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों का हक मारा जा रहा है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार फितरत होती है। आपने अभी एक थोड़ा देर पहले बोला था, मैंने सुना, मैंने नोटिस किया, आपने बोला था कि जिसका परिवार नहीं होता वो भ्रष्टाचार। भैया कहां लिखा है जिसका परिवार नहीं होता वो भ्रष्टाचारी नहीं होता है, और जिसका परिवार किसके भ्रष्टाचारी होता है ये कहां लिखा हुआ पाठक है? जी सुनिए, पाठक जी चलो अब एक बार रुकिए, उनको जवाब देने दिए प्रशांत पाठक जी। जी पंडित जी, मनोज पंडित मैं जी। ये कहना चाहता हूं कि हम और आप व्यवहारिक बात करें, ये प्रकृति का नियम है, यह सारी चीजें हैं, मैं मानता हूं उस बात को। आदमी भ्रष्टाचार किसके लिए करेगा, सिर्फ इस बात का जवाब पाठक जी मुझे दे दीजिए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार होना, परिवार आपका भी है, मेरा भी है, सबका परिवार है, पर हम ये कहते हैं कि किसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे, उसका कारण। अभी कोई चीज जो आपने बिगाड़ी थी, उस चीज को थोड़ा सुधारने में थोड़ा समय लगता है। सरकार की नीयत है कि सरकार में जो लोग, सरकारी पदों पे जो लोग आए वो काम करें और बहुत अच्छे से काम करें। ये तो हमें बताना है कि उसके बाद काम लेना कैसे है। मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दिए। उत्तर प्रदेश में अगर आप सिपाही भर्ती हुए हो और आपको रिटायरमेंट के बाद भी आप भ्रष्टाचार में पकड़े गए, तो आपको दोबारा आपके मूल भर्ती पे वापस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि सरकार को ये चीजें हैं, अगर हटा देंगे तो आप कोर्ट चले जाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार को रोकना कैसे है। एक मिनट, पर लेकिन जो आपका अधिकार है, एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, पंडित जी आप भी रुकिए, पाठक जी आप भी रुकिए।